प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में हम काफ़ी कवियों को हम कर चुके हैं। अभी तक हम उन पर कक्षाएं हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। आज मैं जिन पर चर्चा करूँगी उनका नाम है महाकवि भूषण। महाकवि जो भूषण है वो जितने भी अभी तक आपने जिन कवियों के बारे में जानकारी ली है, जिन कवियों पर आज तक हमारी चर्चा हुई है, उन सब से काफ़ी अलग हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब मैं रीतिकाल की बात करती हूँ तो कई बार मैंने आपसे कहा कि जो रीतिकाल का जो मूल भाव है, जो मूल तत्व है, वो श्रृंगार का है। लेकिन भूषण ऐसे कवि हैं कि भूषण ने ज़्यादातर जो रचनाएं की, भूषण ने जो वीर रस की रचनाएं की हैं, वीर रस के ओजस्वी कवि भूषण हैं। तो ये बहुत अलग बात है। और दूसरा कि भूषण की जो मौलिकता है वो और सभी कवियों से अलग है। मौलिकता का आशय कई बार ये भी है कि अपने तथाकथित जो भी परंपरागत ट्रेंड जो चल रहा था उससे बिल्कुल अलग करके काव्य रचना करना, हाँ, ये एक भूषण की विशेषता है। और भूषण के बारे में आपसे मैं कई प्रश्नों पर चर्चा करूँगी। और भूषण की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, भूषण को लेकर कई बार ऐसा विवाद होता है कि कई लोग इन्हें सिर्फ जातीय कवि मानते हैं और कई लोग इनको राष्ट्रीय कवि मानते हैं। तो आप इसको किस खांचे में रखेंगे, कैसा हम करेंगे, ये हम उनकी रचनाओं पर जब आगे बात करेंगे या जब हम पढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम भूषण के बारे में बात करना चाहें क्योंकि रीतिकाल की जो एक प्रवृत्ति थी वो जो मैंने आपसे पहले कही कि उस समय जो बातचीत होती थी ज़्यादातर लक्षण ग्रंथों के निर्माण की बात करती थी और श्रृंगार वर्णन की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ज़्यादा उस समय दिखाई देती थी। और चूँकि जो कवि भूषण है वो भी रीतिकाल के कवि हैं। इनका जो जन्म है संवत 1670 के आसपास का है। और मतलब टाइम फेस की जब हम बात करते हैं तो रीतिकाल में ही आते हैं। और वैसे भी इन्होंने आश्रयदाताओं के लिए ही काव्य की रचना की है। और ये छत्रपति जो शिवाजी है उसके आश्रित कवि थे। और इनको जो भूषण की उपाधि जो हम कहते हैं, भूषण इनका कोई वास्तविक नाम नहीं है। भूषण की उपाधि इन्हें दी गई थी जो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें दी थी। और उनके छत्रपति शिवाजी के पास भी, इनके आश्रय में भी इन्होंने अपनी कुछ काव्य रचनाएं की हैं। तो उनकी प्रशंसा में भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। पन्ना नगरी के जो महाराज छत्रसाल थे वहाँ भी इनका बहुत सम्मान था। और एक बार उन्होंने, मतलब इतना इनके बारे में कहा जाता है कि इनका इतना सम्मान था अपने समय में, अपने दौर में, कि जो पन्ना के जो महाराज छत्रसाल थे उन्होंने इनकी पालकी को एक बार कंधा दिया था। और इस बारे में एक मुक्तक प्रचलित भी है। और अब जब हम भूषण की कविताओं पर बात करते हैं, भूषण ने लक्षण ग्रंथों के निर्माण भी किया है और श्रृंगार की प्रवृत्ति भी थोड़ी इनके यहाँ कुछ देखने को मिलती है। इनके जो भूषण की जो कविताएं हैं, जो इनके काव्य संकलन हैं, एक तो शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है और शिवराज भूषण है। ये इनके 3 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनकी शिवराज भूषण, जैसा कि नाम से ही लगता है, ये एक अलंकार ग्रंथ है जिसमें अलंकारों की बारे में बताया, जैसा कि एक परंपरा थी, अलंकारों के लक्षण और उदाहरणों के तौर पर ये कविताएं रचा करते थे, मुक्तक लिखा करते थे। और जो शिवराज भूषण जो इनका ग्रंथ है उसमें इन्होंने आचार्य परंपरा का निर्वाह किया है। और जो दूसरे, हालांकि लक्षण ग्रंथ इनकी जो एक बेसिक जो स्वभाव है उसके हिसाब से नहीं था, उनकी मौलिक रुचि से बिल्कुल अलग थे। और उनका ज़्यादातर जो इनकी जो शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है, ये जो दोनों ग्रंथ हैं, इनके जो वीर रसपूर्ण ओजस्वी काव्य कृतियाँ हैं। और इनका सारा का सारा जो ध्यान था वीर रसात्मक जो रचना क्रम था, ये इनके यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है। जो तो सारी इनका जहाँ पर रस संसार की बात करें तो ओज और वीर रस से जुड़े हुए जो ज़्यादातर काव्य इनके यहाँ पर दिखाई देगा। अब सबसे पहले हम चूँकि रीतिकाल के कवि के बारे में बात करेंगे तो भूषण के आचार्यत्व पर बात करेंगे, फिर इनके वीर रस, इनके ओजस्विता पर, वीर रस पर या इनकी राष्ट्रीयता पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आचार्य के रूप में इनको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। जैसा कि मैंने कहा कि शिवराज भूषण जो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसके अंदर रस, शब्द शक्ति और नायिका
भेद आदि तो नहीं दिखाई देता है ज़्यादा, जो इसमें कमियां दिखाई देती हैं इसमें जो श्रृंगार के कुछ एक छंद आपको दिखाई देंगे। और इस ग्रंथ में जो कि नाम से आपको लग रहा है शिवराज भूषण, तो इसमें अधिकांश जो विवेचन किया है वो अलंकारों का किया है। तो जो वहाँ उस समय जो एक प्रवृत्ति जो प्रचलन में थी जैसे नायिका भेद वाली, उसमें नायिका भेद कुछ भी बिल्कुल नहीं दिखाई देता और केवल अलंकारों का विवेचन इन्होंने किया है। और इन्होंने इसमें अलंकारों के जो लक्षणों को जो उद्धृत किया है या उनके लक्षणों को दिखाने के लिए जिन छंदों का निर्माण किया है वो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छे छंद उन्होंने लिखे हैं। लेकिन आचार्यत्व को अगर इस एक ग्रंथ से हम जोड़कर देखें तो खास इनको इस चीज़ में सफलता नहीं मिली। अब हम इनका जो मूल एक गुण है, इनके जो वीर रस की जो ओजस्वी वाणी इनकी कविताओं में दिखती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इनका जो चूँकि उस समय पूरा काल ही श्रृंगार प्रधान था, लेकिन इसमें वीर काव्य रसात्मक जो इन्होंने लिखा है उसमें जो भूषण है वो सबसे अलग है। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक में इनकी जो ये कवि प्रतिभा का जो ओजस्वी स्वर है वो बहुत मुखर होकर दिखाई देगा। शिवा बावनी जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा, और मैंने आपको बताया कि ये छत्रपति शिवाजी उनके भी आश्रित कवि रहे हैं। तो इसमें जो शिवा बावनी में इन्होंने भूषण ने महाराज शिवाजी के शौर्य से संबंधित बहुत सारे पक्षों को उठाया है। और इस काव्य में उन्होंने संक्षिप्त कथन वाली एक पद्धति को अपनाया है और उसमें जो भाव परंपरा है वो बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णित की गई है। और ये जिस प्रकार का जो एक वीर रस के काव्य से इस तरीके का काव्य ग्रंथ हिंदी के वीर रस काव्य में बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये अपने आप में एक बड़ा अलग सा ग्रंथ है कि संक्षिप्त कथन प्रणाली को अपनाते हुए जो इन्होंने विस्तीर्ण भाव परंपरा को दिखाया है और प्रत्येक पद में मतलब उस तरीके से इसी शैली से इस प्रत्येक पद को इन्होंने रचा है। और इसी स्तर पर इसी तरीके से इन्होंने छत्रसाल दशक की जो रचना की, उसमें बुंदेला के जो नरेश थे, बुंदेला के जो राजा थे छत्रसाल, उनके शौर्य की उन्मुक्त प्रशंसा की है। और जो कवि ने उसके अंदर 10 प्रकार के विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। और जबकि कई बार हम बात करते हैं कि उस समय का जो ये बात कई बार मैं कहती हूँ कि उस समय जो मूल प्रवृत्ति थी वो श्रृंगार परक थी, और कालक्रम की दृष्टि से भूषण वैसे उसी युग में आते हैं, लेकिन इनका जो वर्ण विषय है, जिस चीज़ों पर इन्होंने बात की, और उस समय के साहित्य से बिल्कुल अलग है, और यही इनकी मौलिकता है। और इनकी साथ और है कि वीररस का जो ओजस्वी प्रवाह है इनके यहाँ बहुत ज़्यादा हर चीज़ में दिखाई देगा। इनके काव्य में आप देखेंगे ओज, शौर्य, राष्ट्रीय जागरण, जातीय स्वाभिमान, ये सारे जो भाव हैं इसकी अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर तरीके से इनके काव्य में हुई है। अब ये जो एक राष्ट्रीय स्वाभिमान और ये सारी चीज़ें बातें करते हैं, क्योंकि भूषण के साथ सबसे विशेष बात है कि बहुत सभी लोग इनका जो कवि व्यक्तित्व है, कई लोग इन्हें हिंदी का एक जातीय कवि भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इनको राष्ट्रीय कवि मानते हैं। इनका सारा का सारा काव्य राष्ट्रीय चेतना से बिल्कुल भरा हुआ लगता है। और एक दृष्टिकोण भूषण को लेकर ये भी है कि मतलब ये जातीय कवि हैं, पूरे भारत का इन्होंने ध्यान नहीं रखा, केवल आश्रय दाताओं के जातीय शौर्य और उनकी स्वातंत्र्य भावना को ही इन्होंने दिखाया है। और इस वजह से कुछ लोग राष्ट्रीय भावना से इनको रहित भी मानते हैं। लेकिन जब आपके पास, क्योंकि प्रश्न सीधे भी आ सकता है क्या कि भूषण को राष्ट्रीय कवि मानना उचित है, या मतलब इस तरीके के जब आपको प्रश्न आएंगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस समय भूषण काव्य रचना कर रहे थे तो उस समय हमारे यहाँ जो राष्ट्रीयता का एक कॉन्सेप्ट था, हमारे लिए उस समय राष्ट्रीयता क्या थी, क्योंकि जो हर परिभाषाएं जो होती हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं। तो जो राष्ट्रीयता की जो परिभाषा है वो भी समय के साथ बदल रही है। तो ये देखना होगा कि जिस समय भूषण काव्य रचना कर रहे हैं उस समय जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो एक राज्य विशेष है उसके लिए राष्ट्र के रूप में था। और उस समय आप ये देखिए कि भारत की जो अधिकांश जनता थी वो हिंदू थी,
और मुगलों को एक बाहरी आक्रमणकारी के रूप में माना जाता था। तो कहीं ना कहीं, और उस समय जिस समय ये लिख रहे हैं तो औरंगजेब आदि जो मुगल थे, उनका जो स्वभाव था, उनका जो एक वो था, वो कहीं ना कहीं वो और मुगल राजाओं के अपेक्षा ज़्यादा द्वेषपूर्ण उनका व्यवहार था। और उस समय हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना और ये सब तरह की घटनाएं बहुत ही होती रहती थी। तो हिंदू राजाओं में और आम जनता में उनके प्रति जो आक्रोश था, तो कहीं ना कहीं उस समय मतलब जो भूषण है इस चीज़ को सामने उठाते हैं और हिंदुओं के इस भावना का वो प्रतिनिधित्व अपने काव्य के द्वारा करते हैं। इसलिए आप भूषण को मतलब मान सकते हैं कि वो पहले राष्ट्रीय कवि थे, क्योंकि उस समय हमारी जो राष्ट्र की अवधारणा थी वो कहीं ना कहीं मतलब मुगल उस समय थे, लेकिन उस समय वो भारत का अभिन्न हिस्सा उस समय तक नहीं बन पाए थे। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्र की अवधारणा थी वो उस समय कहीं ना कहीं अधिकांश हिंदू थे, तो इस वजह से उनको कभी राष्ट्रीय कवि भी माना जा सकता है। और उन्होंने जो अब समय कहीं ना कहीं आप राष्ट्रीय ना भी माने तो जातीय संस्कृति की जो बात है वो भूषण के यहाँ पर हमें दिखाई देगी। अन्याय पर विजय और धर्म प्रियता के लिए किया गया जो उस समय जो युद्ध किए जाते थे वो उस समय का राष्ट्रीय प्रेरणा जैसे ही थे। और आचार्य शुक्ल का जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि शुक्ल का जो पहला इतिहास लिखा गया, कि वो स्वयं लिखते हैं कि भूषण ने जिन दो नायकों की कीर्ति को अपने काव्य का विषय बनाए, वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बनी रहेगी। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हैं। और भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिस कवि की रचना को जनता के हृदय स्वीकार करेंगे, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक सृष्टि रहेगी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के ग्रंथ में भूषण के बारे में लिखा है। इससे हमें भूषण के महत्व का एक अंदाज़ा हो जाता है और आम जनता में उनका जो एक छवि है उसके बारे में भी हमें एक पता चलता है। अब मैं भूषण के बारे में अगली कक्षा में चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।